चलो मैं उसे करो तुम अपना काम। Hello everyone in the Ansarkari, and today we are continuing our discussion on the topmost court of India, that is Supreme Court. तो हमने देखा था कि on the top we have Supreme Court, then High Court, then District and Session Court, Seniors जिसमें सिविल केसेस एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इनके नीचे भी अलग अलग चीजें होती हैं जिसका नाम होता है एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसके अंदर क्या आता है, ट्रिब्यूनल्स आते हैं, ऐसी जुडिशियल अथॉरिटीज आती हैं। अब यहाँ पर एक चीज आई वांट टू हाईलाइट, यहाँ पर लिखा हुआ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एक होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो व्हाट इज द डिफरेंस? एनीवन कैन टेल मी? करुणा आप बता सकते हो कि क्या डिफरेंस होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में और चीफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में? आप बता दो। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दोनों को अगर देखेंगे तो दोनों बराबरी के डेजिग्नेशन होते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी all those officers who are coming from the all India services, particularly IAS, SDM, DM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उनके आगे लगता है एग्जीक्यूटिव, और जो हमारे जुडिशरी से आ रहे हैं उनके आगे लगता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर क्वेश्चन आए कि सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही हैबियस कॉर्पस के मैटर्स को डील करता है, तो द आंसर विल बी रॉन्ग। चीफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आल्सो डज दैट। अगर आए कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस को डील करता है, तो आंसर विल बी रॉन्ग। चीफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी उन चीजों को डील करते हैं। सो दे आर हैविंग कोटर्मिनस इक्विवेलेंट पावर्स इन वेरियस जुरिसडिक्शंस। सुप्रीम कोर्ट की हमने बात की पार्ट 4 के अंदर, आर्टिकल 124 से 147 तक जो प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए। अब हम धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए चलते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट दिव्या टू प्लीज सपोर्ट मी इन दिस रिगार्ड। तो इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे जो सबसे बड़े जज होते हैं उनको बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ऐसा बोला जाता है कि नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब बोला गया कि चीफ जस्टिस होंगे और अदर 7 जज होंगे, लेकिन टाइमली टाइमली कौन बढ़ा सकता है? पार्लियामेंट बढ़ा सकती है। पार्लियामेंट कैसे बढ़ा सकती है? पार्लियामेंट एक ऑर्डिनरी लॉ पास कर सकती है और प्रेसिडेंट उसको साइन कर सकते हैं, तब जो है मेंबरशिप बढ़ सकती है। आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे यहाँ 33 अराउंड जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देन सारे के सारे जजेस अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को तो कंसल्टेशन लेते हैं कोलेजियम की, जिसमें कि करंट सर्विंग चीफ जस्टिस होते हैं और जिनका नाम आना है उनकी भी 5+1 सिस्टम जो होता है वो हम बाद में चर्चा करेंगे इन डिटेल। और जब चीफ जस्टिस के अलावा बाकी जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो चीफ जस्टिस को भी इंक्लूड करके कोलेजियम में उनकी अपॉइंटमेंट होती है। इवन ओथ एंड एफर्मेशन भी कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। देन कब तक अपॉइंट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे डेजिग्नेशन हैं इंडिया के अंदर जिनको बोला जाता है कि वो रिमेन एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी जब चाहे जब भगा सकते हैं, जब चाहे जब बुला सकते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट जजेस की कर रहे हैं प्रेसिडेंट, लेकिन वो प्लेजर पे नहीं है। वो प्लेजर पे क्यों नहीं है? क्योंकि उनके ग्राउंड्स मेंशन है रिमूवल के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्या ग्राउंड्स हैं वो भी हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, ग्रेव इनजस्टिस कर रहे हैं लोग के साथ, मिसकंडक्ट में पकड़े गए हैं, और उसके ऊपर इंक्वायरी का भी प्रोविजन है, अभी हम बात करते हैं उसके ऊपर। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट सीजीआई इज आल्सो कंसल्टेड ऑन दी अदर जजेस। अब अगर हम बात करें कि रेजिग्नेशन तो कैसे होता है, रेजिग्नेशन लेटर जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट को ही देना होता है, क्योंकि उनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट नहीं किया। देन किस तरीके से हटाए जाएंगे, ये मैनर प्रोवाइडेड है क्लोज 4 के अंदर, पार्ट 4 में। इसके अलावा क्या हम बात है कि ये पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज इन कंडीशंस पर। यानी आप जज बन सकते हैं लेकिन किन कंडीशंस पर नहीं बन सकते हैं? पहला, 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हाई कोर्ट में जज का। आप जज सर्व करके आए 5 साल, आप 10 साल तक एडवोकेट रहे हैं, सीनियर एडवोकेट रहे हैं किसी हाई कोर्ट के अंदर, और आप प्रेसिडेंट के हिसाब से एक डिस्टिंग्विश्ड लीगल इंडिविजुअल, यानी आपको कानून की इतनी गहन नॉलेज है कि वो आपको डिस्टिंग्विश माना जाता है। इसके बाद
shall not be removed from his office except by the order। यानी एक ऑर्डर प्रेसिडेंट पास करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या होती है? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज होते हैं, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के अंदर ऐसा रिजोल्यूशन लाया जाता है कि चीफ जस्टिस ने मिसबिहेवियर किया, मिसकंडक्ट किया और प्रूव्ड हो गया। तो प्रूव्ड कैसे होगा? एक सुप्रीम कोर्ट की ही इंक्वायरी कमेटी बैठती है जो कि ये प्रूव करते हैं कि मिसबिहेवियर हुआ है, कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, और अगर हुआ है तो क्या हुआ। तो अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर पास हो जाता है तो दोनों हाउसेस उस रिजोल्यूशन को पास करते हैं, और फिर वो जो ऑर्डर है प्रेसिडेंट के पास जाता है। और जब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के लिए कंपल्शन हो जाता है उस ऑर्डर को पास करना। और जैसे ही वो ऑर्डर पास होता है तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, चाहे वो सीजीआई हो चाहे वो अदर जजेस हो, उनका रिमूवल हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट 33 लोगों में से किसकी होती है, या क्या क्राइटेरिया है असल में, तो 1950 से 1973 की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस थी कि सीनियर मोस्ट, अभी स्क्रॉल मत करो आप, सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट किया जाएगा। यानी जो भी सबसे ज्यादा उम्र के हैं वो सीनियर मोस्ट नहीं है, जो सबसे ज्यादा पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बने। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 10 जज हैं, हम 10 जज के अंदर से छोटी से बड़ी उम्र, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है हर किसी का, लेकिन सबसे पहले मान लीजिए करुणा जी ने सुप्रीम कोर्ट में जज की पोजीशन पास ली। उनकी उम्र बेशक से सचिन जी से छोटी हो, लेकिन सबसे पहले वो जज बन गई, तो ये हो गई उनकी सीनियोरिटी। यहाँ पर वास्तविक एज सीनियोरिटी नहीं है, कितनी जल्दी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बने बाकियों के मुकाबले, वो आपकी सीनियोरिटी। तो सीनियर मोस्ट जज उसको बनाया जाता था सीजीआई, लेकिन इसका वायलेशन हुआ कब? जब एएन राय नाम के जो चीफ जस्टिस हैं उनको अपॉइंट किया गया 1973 के अंदर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। उन्होंने पहली बार इस कन्वेंशन को तोड़ा, और उन्होंने सीनियर मोस्ट जज 3 थे उनको सुपरसीड करके एक ऐसे जज को बनाया जो कि सीनियर मोस्ट नहीं थे, और उन्होंने उनको सीजीआई बनाया। इसके बाद दोबारा से ये चीज देखने को मिली कब? 1977, यानी मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट में। यहाँ पर एमयू बेग जो कि सीनियर मोस्ट जज नहीं थे, उनको दोबारा से सीनियर मोस्ट जज मानकर या फिर सीनियर मोस्ट जज को सुपरसीड कर उनको सीजीआई बनाया गया। तो आज तक के इतिहास में हमारे यहाँ 2 बार ऐसा हुआ है कि ये कन्वेंशन को तोड़ा गया, एक बार इंदिरा गांधी जी द्वारा और एक बार मोरारजी देसाई जी द्वारा। लेकिन बाद में क्यों नहीं हुआ? तो बाद में इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि 1993 के अंदर केस आता है सेकंड जज की। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केवल और केवल आप सीनियर मोस्ट को अपॉइंट करोगे, और बैन लगा दिया आपके ऊपर। यानी अब एग्जीक्यूटिव कर ही नहीं सकता, आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? कोलेजियम बताएगा और उसके बिहाफ पे ही आप रिकमेंडेशन कीजिए। और यहां तक आप देखिए फर्स्ट जज केस में क्या बोला गया था कि कोलेजियम सिर्फ कंसल्टेशन है। फिर सेकंड जज केस के अंदर क्या बोला गया कि कोलेजियम जो है उसमें सीजीआई की बात मानी जाएगी। थर्ड जज केस में क्या माना गया? सीजीआई के साथ 4 और जज आएंगे। तो यहाँ से कोलेजियम सिस्टम जैसे जैसे इवोल्व हुआ, वैसे वैसे इस कन्वेंशन की भी जो लिमिट थी उसको बांधा गया कि आप कन्वेंशन को नहीं तोड़ेंगे, सीनियर मोस्ट ही आएंगे। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, तो हमने देख लिया 5 साल तक हाई कोर्ट के जज हो, 10 साल तक हाई कोर्ट के वकील हो, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, सिटीजन हो इंडिया के। लेकिन इतनी कंडीशंस के अंदर एक कंडीशन मिसिंग है, और वो है एज। तो एज नहीं है कोई भी क्राइटेरिया जजेस के अपॉइंटमेंट के टाइम पर। क्या ओथ एंड अफर्मेशन लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ रखेंगे, एलिजियंस रखेंगे, इंडिया की सोवरेनिटी इंटेग्रिटी को मेंटेन करेंगे, अपनी ड्यूटी निभाएंगे विदाउट फियर और फेवर और इल और विल। यानी किसी को आप प्रेफरेंस नहीं देंगे, जो इक्वल ट्रीटमेंट होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 जो कि बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वल जस्टिस, उसके बिहाफ पर आप अपनी ड्यूटीज का निर्वाह करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा अपहोल्ड करते रहेंगे। अगर हम बात करें सैलरीज की, अलावेंसेस की, तो ये कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट करती है। कैसे डिटरमाइन करती है? बाय लॉ। और अगर आप बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो इसमें पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना दे, लेकिन जो चीज पहले से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सीएफआई यानी कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266 के अंदर चार्ज एक्सपेंडिचर के रूप में है, उसको घटा नहीं सकते, उसको बढ़ा ही सकते।
उसके ऊपर वोट नहीं कर सकते, डिस्कस ही कर सकते। क्या क्या चीजें हैं चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर? इनकी सैलरी, इनकी अलाउंसेस, इनके ऑफिस एक्सपेंस, इनके हाउस एक्सपेंस, इनकी पेंशन। हाई कोर्ट के जजेस का क्या मेंशन है? ओनली एंड ओनली पेंशन। तो अगर आज के टाइम पर बात करें तो यूपीएससी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से पेंशन लेते हैं, और इनकी पेंशन वही ओल्ड पेंशन सिस्टम वाली कि 50% ऑफ द लास्ट ऑन सैलरी। अगर हम बात करें टेन्योर की, बिकॉज टेन्योर के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखे गए, टेन्योर वर्ड के ऊपर ही, तो क्या टेन्योर है जजेस का? तो अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन बोल ही नहीं रहा, कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन द टेन्योर ऑफ द जजेस। इट ओनली मेक्स 3 प्रोविजन। पहला, इन्होंने ये कहा कि 65 साल तक सर्व कर सकते हैं, और कोई भी मैटर जो है एज से रिलेटेड, वो डिटरमाइन कौन करेगा? कोई कोर्ट नहीं करेगी, पार्लियामेंट करेगी। क्योंकि अपनी डिसाइड अगर खुद डिसाइड करने लगे तो 80 साल तक कर देंगे, तो पार्लियामेंट करेगी। दूसरी चीज, रिजाइन करना है तो प्रेसिडेंट को करेंगे, और रिमूव होंगे तो प्रोसीजर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि कैसे रिमूव होंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं, जब आप लिख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज, तो यहां पर आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां पर आप इसको लिख सकते हैं कि किस तरीके से जो जजेस की इंडिपेंडेंस है, सोवरेनिटी है, जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी इंटेग्रिटी है, इंडिपेंडेंस है, वो कंडीशन से लेकर, ओथ से लेकर, पेंशन से लेकर, रिमूवल प्रोसेस तक सारी की सारी एनकोडेड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि दिखाता है कि हैवीएस्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंस है लीगल ल्यूमिनरीज का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और आर्टिकल 50 जो कि बात करता है डिवीजन बिटवीन सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वो भी इसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आज तक इसी वजह से मेंटेन रह पाई है, क्योंकि लीगल ल्यूमिनरीज का 75% इम्पैक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो रिमूवल होता कैसे है? जिसमें हमने बात की, ऑर्डर होता है प्रेसिडेंट का, वो पार्लियामेंट को दिया, पार्लियामेंट जो है उसको दिया जाता है। और पार्लियामेंट को कब दिया जाता है? जब रिजोल्यूशन दोनों हाउसेस के अंदर आया, डिस्कस हुआ कि इन्होंने मिसबिहेवियर किया। अब एग्जैक्ट में क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि रिमूवल का ग्राउंड क्या है? तो एग्जैक्ट है प्रूव द मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी आपने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म हो गई, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की इमेज के ऊपर एक डेंट आ गया। या फिर इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी का मतलब क्या? आप इंसॉल्वेंट हो गए, आप दिमागी रूप से परेशान हो गए। इनकैपेसिटी, आप इनकॉम्पिटेंट हो गए केसेस को डील करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सलाह देने के लिए। तो इन दो चीजों के ऊपर आपको रिमूव किया जा सकता है। और यही एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है प्रेसिडेंट ऑफिस के बाद जिनके लिए टर्म यूज होता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस कि इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो यहां पर इम्पीचमेंट किस तरीके से होता है, अगर हम डिटेल में जाएं, दोनों हाउसेज में से कोई भी ला सकता है इस इम्पीचमेंट प्रोसेस को। राज्यसभा लाएगी तो 50 लोग होने चाहिए, लोकसभा लाएगी तो इनिशियल लेवल पर 6 लोग होने चाहिए, क्योंकि मेंबरशिप ज्यादा है। उसके बाद एडमिट होने के लिए स्पीकर और चेयरमैन को दो, उनकी मर्जी है इसको एडमिट करें या ना करें, वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने कर लिया एडमिट कि भाई हो सकता है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जो पार्लियामेंट कह रही सही बात है, तो फिर वो क्या करेंगे? वो एक 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे, स्पीकर और चेयरमैन। अब जिस हाउस के अंदर कमेटी है, जिस हाउस के अंदर बिल आया उसकी भी बनेगी, और राज्यसभा के अंदर अगर नहीं आया तो भी बनेगी, तो दोनों हाउसेस में कमेटी बनेगी। कमेटी के अंदर कौन कौन होगा? कमेटी के अंदर होंगे चीफ जस्टिस या फिर कोई दूसरे जज सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस के ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस है तो सीनियर मोस्ट जज। दूसरे कौन होंगे? रैंडमली किसी भी हाई कोर्ट के अंदर के चीफ जस्टिस, यानी एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस, दूसरे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और तीसरे होंगे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। अब जूरिस्ट का मतलब जरूरी नहीं है कि जज होगा, जूरिस्ट का मतलब वकील भी हो सकता है। हमारे यहाँ जो नालसा है उसके जो चेयरमैन है वो भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ जो अलग अलग एनएलयूज हैं उनके जो चेयरमैन हैं, जैसे कि अगर दिल्ली एनएलयू की बात करें डॉक्टर प्रकाश सिंह, तो जो नए भारतीय कानून आए हैं, प्रेसिडेंट ने बोला ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट टू स्टडी दीज लॉज एंड टू एग्जामिन द लीगैलिटी ऑफ द न्यू लॉज। तो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कोई भी हो सकता है। अब 3 मेंबर जो कमेटी है इन्होंने एग्जामिन किया,
और एग्जामिन करने के बाद इन्होंने पार्लियामेंट को रिपोर्ट दी। अगर रिपोर्ट देने के बाद पूरी की पूरी पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी इन ईच हाउस उस मोशन को पास कर देती है, इंपीचमेंट मोशन को, तो फिर ऐसा माना जाता है कि दोनों हाउसेस की फुल सहमति और यूनानिमस डिसीजन के साथ वो मोशन प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट को पास ही करना पड़ेगा ऑर्डर, क्योंकि दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजोरिटी के साथ ये चीज आई है। इवन जुडिशरी की भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के साथ आई है, तो आप पास करो। अगर बात करें आज तक की, तो सबसे पहला जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो 1990s में आया। जस्टिस वी रामास्वामी थे उस टाइम में, तो उनके ऊपर लगाया गया, लेकिन प्रूव नहीं हो पाया कमेटी के द्वारा। अब कैसे होगा, कमेटी के अंदर है कौन, कमेटी के अंदर है ही सारे जजेस। इसके बाद दूसरा आज तक कब आया है, तो आई थिंक सीजीआई दीपक मिश्रा, जो जाने माने जज है, किस चीज के लिए, राइट टू प्राइवेसी, पुट्टुस्वामी जजमेंट और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल आई थिंक 377 और एलजीबीटीक्यू राइट्स के ऊपर भी वर्डिक्ट देने वाले श्री दीपक मिश्रा, उनके ऊपर भी इम्पीचमेंट प्रोसेस का इनिशिएट हुआ था, लेकिन वो भी पास नहीं हो पाया। देन अगर हम बात करें कि रिमूवल प्रोसेस के बाद ओथ एंड अफर्मेशन कहां पर है, प्रेसिडेंट तो दिलवाएंगे लेकिन मेंशन कहां पर है, तो थर्ड शेड्यूल के अंदर मेंशन है। एंड नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी। इसका क्या मतलब है, यानी अगर आप रिटायर हो गए, आप किसी कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, आप ऑफिशियल मैनर में किसी को कानूनी सलाह नहीं दे सकते, आप प्रेस ब्रीफिंग कभी नहीं कर सकते जिंदगी में लीगल मैटर्स के ऊपर, आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं उनको कभी भी ओपन पब्लिक नहीं कर सकते, इट विल लीड टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के अंदर भी हमने देखा वीर रामास्वामी जी, तो इनको एक्यूजेशन इनके ऊपर था मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, कि पंजाब और हरियाणा कोर्ट के एज अ चीफ जस्टिस होने के नाते इन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन किया फंड का। इसके बाद बिल्कुल और ग्रोस मिसयूज ऑफ ऑफिस, ऐसा ऐसा एलिगेशन इनके ऊपर लगाया गया, लेकिन वही है कि पार्लियामेंट्री जो मोशन था वो पास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से नहीं। देन अगर हम बात करें कोलेजियम सिस्टम से पहले, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडहॉक जजेस, उसके बाद हम आते हैं कोलेजियम पर, और रिटायर्ड जजेस। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस, मान लीजिए कि चीफ जस्टिस किन्हीं कारणों से नहीं है, तो क्या कारण हो सकते हैं। पहला कि कोलेजियम की रिकमेंडेशन मानी नहीं गई है, अटकी पड़ी है, लेकिन चीफ जस्टिस जो है 65 साल से ऊपर कूद गए, तो वैकेंट हो गया ऑफिस। इसके बाद वो एब्सेंट है। अब पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर तो 60 दिन की लिमिट है, इनके ऊपर ऐसा कुछ है नहीं, तो एब्सेंट है काफी दिनों से। तीसरा, कुछ मिस हैपनिंग हो गई है जिसकी वजह से ड्यूटी नहीं निभा पा रहे, अनेबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। तो तब कौन सीजीआई का रोल परफॉर्म करेगा, अगेन द सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर बात करें एडहॉक जज की, तो एडहॉक जज का सिंपल सा मतलब है एडिशनल, यानी जितने हैं उतने तो हैं लेकिन थोड़े और चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर उनका रोल है, प्रेसिडेंट का रोल नहीं है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही किसी हाई कोर्ट के जजेस को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए, टेम्पररी पीरियड के लिए हमारा काम हमें एडजस्ट कीजिए क्योंकि काम ज्यादा है। और चीफ जस्टिस को तो नहीं लाएंगे किसी भी हाई कोर्ट के, तो किसी जज को लाएंगे हाई कोर्ट के ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिक्वेस्ट। द सुप्रीम कोर्ट कैनॉट कमांड द सीजीआई ऑफ द हाई कोर्ट और एनी पर्टिकुलर हाई कोर्ट टू प्लीज कम एंड टू सर्व द सुप्रीम कोर्ट, दे विल रिक्वेस्ट एंड इवन हाई कोर्ट कैन डिनाई, इतना भी प्रोविजन है। तो यहां पर जब आप लेने जा रहे हैं तो दो लोगों की रिक्वेस्ट जरूरी है, पहला सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट और दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोनों की रिक्वेस्ट के साथ आप उन जजेस को ला सकते हैं एडहॉक बेसिस पर। और मान लीजिए जब आप उनको ला रहे हैं तो हाई कोर्ट के अंदर भी तो वैकेंसी क्रिएट हुई टेम्पररी बेसिस पर, उनको कौन फुलफिल करेगा, तो वहां पर कौन होते हैं, वहां पर टेस्टेड जज आ जाते हैं सर्व करने के। तो इस तरीके से ये एक अच्छा फंक्शन है कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट
जुडिशरी तो है, लेकिन यूनिफाइड होने के नाते नाते एडहॉक जजेस की भी पूर्ति टेम्पररी बेसिस पर कर लेते हैं। और ये जो जज हैं, इनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि ही इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज, क्योंकि जब हम बात करते हैं रिटायर्ड जजेस की तो उनके लिए ऐसा नहीं है। अभी देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर हमने देखा एडहॉक जज में दो लोगों की रिक्वेस्ट जरूरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं टेम्पररी बेसिस के लिए, और ड्यूली क्वालिफाइड होते हैं जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट। रिटायर्ड जज में क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही रिक्वेस्ट करते हैं किसी रिटायर्ड जज। अगर हम बात करें अभी, तो जस्टिस लोकुर एनसीआर रीजन में स्टबल बर्निंग जो है उसकी कमेटी के चेयरमैन है। किसने बनाया? चीफ जस्टिस ने बनाया। इसके बाद अलग अलग जो जजेस हैं जो रिटायर हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो रिटायर्ड जजेस क्या करते हैं? वो रिटायर्ड जजेस अलग अलग पीएसयूज के अंदर, अलग अलग गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अंदर वो अपनी डिस्टिंग्विश्ड एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी चार्टर और अकॉर्डिंग टू द कंडक्ट रूल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर जरूरत ज्यादा पड़ जाए कोर्ट के अंदर तो उनको अपॉइंटमेंट दोबारा से की जा सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, सीजीआई जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं रिटायर्ड जजेस, दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी से भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट, कि आप आइए टेम्पररी पीरियड के लिए हमें सर्व कर दीजिए। और यहाँ पर भी प्रीवियस कंसेंट किसका चाहिए होता है? प्रेसिडेंट। क्योंकि यहाँ पर आप सीजीआई और हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सर्विंग ही नहीं है, वो तो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो सिर्फ प्रेसिडेंट से लीजिए। और यहाँ पर आप ड्यूली क्वालिफाइड नहीं है टू बिकम दी नॉर्मल जज, क्योंकि आप तो रिटायर हो चुके हैं। तो इसीलिए आपकी अलावेंसेज, आपके पर्क्स, बेनिफिट्स, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से नहीं आएंगे। ये आएंगे जो प्रेसिडेंट बता देंगे कि टेम्पररी पीरियड के लिए आपको इतना दे देते हैं, आप आ जाओ। और ही इज नॉट डीम्ड टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी नॉर्मल जज नहीं हो आप, आपको तो कुछ समय के लिए लाया गया, रिटायर्ड जज। अब हम बात करते हैं कोलेजियम सिस्टम की। तो व्हाट इज कोलेजियम सिस्टम? कोलेजियम सिस्टम के अंदर हमने देखा कि कोलेजियम सिस्टम एक अपॉइंटमेंट पैनल होता है जो क्या करता है? अपॉइंटमेंट करता है जजेस की। कैसे? खुद नहीं करता है, रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि आप इनको अपॉइंट कर दीजिए। इसके अलावा और क्या करता है? अगर ट्रांसफर कराना हो जजेस का हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से सॉरी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से किसी और हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में, तो सारी चीजों का अपॉइंटमेंट का और ट्रांसफर का मैटर जो है वो कोलेजियम डिसाइड करता है। जब हमने बात की थी कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस सीजीआई के साथ बैठेंगे, तो कौन से जज में आए? थर्ड जज केस 1998 से हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि 4 जज तो होंगे और एक सीजीआई होंगे जो रिकमेंड करेंगे। तो क्या सिस्टम बना? 4+1 सिस्टम बना, कोलेजियम सिस्टम। इसके बाद होता क्या है? इसके बाद 2014 और 2015 के अंदर पार्लियामेंट एक एक्शन लेती है कोलेजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन से हट करके, कि कोलेजियम सिस्टम में हायर प्रोपोर्शन ऑफ जजेस है तो निपोटिज्म के चांस है, कोई भी चेक्स एंड बैलेंस इनके ऊपर होता नहीं है। सीजीआई अगर जजेस भी हैं तो हम क्या करें? अगर हमारी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वहां पर आरबीआई भी रहता है, पार्लियामेंटेरियन जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो भी रहते हैं। जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं उसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस भी होते हैं, कैग भी होते हैं। लेकिन जुडिशरी कोई ऐसा ओपेक क्यों बनाया जा रहा है? क्यों कोलेजियम के अंदर किसी और को नहीं लाया जा रहा है? तो इन्होंने क्या किया पार्लियामेंट में कि इन्होंने एक बिल पास किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। 1999 यानी 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 आया, और इन्होंने एक पार्लियामेंट्री एक्ट भी लाई इसी के साथ साथ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। यानी कोलेजियम से नहीं होगी भाई अपॉइंटमेंट, बहुत हो गया आपका, ओपेक सिस्टम नहीं चलेगा। नेशनल कमीशन होगा जिसके अंदर आप आइए, हमारे अफसर भी बैठेंगे, हमारे प्रधानमंत्री बैठेंगे, सब बैठेंगे, तब पता लगेगा कौन जज बनेगा। तो ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2015 के अंदर विद इन 3 to 4 months इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अनवैलिड किया और वॉइड कर दिया, नल एंड वॉइड। इन्होंने बोला कि आपको तो पावर ही नहीं है ऐसा काम करने की, आर्टिकल 50 के अंदर आप कैसे कर रहे हो, हमारे इंटरफेयर कैसे कर सकते हो आप?
आर्टिकल 50 के अंदर डायरेक्टली लिखा है, देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये सारा मैटर भी 11 जजेस ने डिसाइड किया, जिसको बोला जाता है फोर्थ जज केस 2015, यानी NJAC 2014 को और 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 को, दोनों को डिलीट करने वाला केस कौन सा है? फोर्थ जज केस 2015। लेकिन उसके बाद भी पार्लियामेंट ने बोला कि आपने डिलीट तो कर दिया, लेकिन वी वांट सम मोर रिफॉर्मेशन। तो अभी सिस्टम क्या है? पहले था 4+1, अभी है 5+1। 5+1 क्या है कि आउट गोइंग CGI जो है, जब जाने वाले हैं, ये पहले से ही रिकमेंड करेंगे नेम ऑफ नेक्स्ट CGI ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी टू लॉ मिनिस्ट्री, और लॉ मिनिस्ट्री जो है वो रिकमेंड करेगी PM को। PM जो है वो एड एंड एडवाइस करेंगे अंडर आर्टिकल 75 टू प्रेसिडेंट टू अपॉइंट। यानी अभी तक 4 जजेस जो थे वो तो है ही है, CGI जो थे वो तो है ही है, यानी 4+1 तो है ही, लेकिन जो नेक्स्ट CGI जो आप बनाने जा रहे हो उनका भी आप नेमिंग कर रहे हो पहले से ही, तो 5+1 हो गया वो। यानी आउट गोइंग आप हो, और जो नेक्स्ट आने वाला पहले ही बता दिया इसको लाना जा रहे हैं CGI। यानी अगर मैं रिटायर होने वाला हूं तो मैंने पहले बता दिया मेरी जगह ये आने वाले हैं CGI, तो 4 से 5 हो गया, 5+1। तो ये सिस्टम अब क्या करता है, ये पहली CGI का नाम रिकमेंड करता है सीनियोरिटी के बेसिस पर, और पहले लॉ मिनिस्ट्री को नहीं जाती थी, पहले तो डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट को जाती थी। अभी पहले पूरा का पूरा जो ब्यौरा है वो लॉ मिनिस्ट्री पर जाएगा, लॉ मिनिस्ट्री एग्जामिन करेगी, एग्जामिन करने के बाद प्रधानमंत्री ऑफिस जाएगा, प्रधानमंत्री ऑफिस जाने के बाद प्रेसिडेंट ऑफिस जाएगा, और तब जाकर अपॉइंटमेंट। तो अभी हम कह सकते हैं कि द पार्लियामेंट हैज ट्राइड इट्स बेस्ट टू रिमूव द ओपेकनेस इन द कॉलेजियम सिस्टम एट इट बेस्ट, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ होप इन दिस रिगार्ड। तो ये हो गया आपका कॉलेजियम सिस्टम। तो दिव्या आप थोड़ा नीचे चलो, ठीक है। हाउ डिड द जुडिशरी कम टू गेट प्राइमेसी? तो सेकंड जज केस की हमने बात की, जिसमें बोला गया कि जुडिशियल प्राइमेसी होनी चाहिए अपॉइंटमेंट में, और बोला गया कि जो कंसल्टेशन है वो कंसल्टेशन सिर्फ बोलने की नहीं है, आप मानो उसको। देन व्हाट आर द इश्यूज इन द कॉलेजियम सिस्टम? दिव्या कैन यू प्लीज जूम द स्क्रीन? थैंक यू सो मच। तो इशू क्या है? यही है, ओपेकनेस है, सीनियोरिटी जो है वो सीनियोरिटी है, कोई मेरिट बेसिस सिस्टम नहीं। क्योंकि होना तो ये चाहिए कि CGI तो वो बनना चाहिए जिसने ज्यादा केस डील किए हो, लेकिन होता क्या है, जिस जो सबसे ज्यादा पहले अपॉइंट आ गया उनके आ गया हो, आप चाहे उसने कुछ किया हो, लेकिन उसकी सीनियोरिटी के बिहाफ पे उसका सिलेक्शन होता है। तो इसके ऊपर एक कंसर्न है कि मेरिट बेस पे क्यों नहीं होता है। देन हाईली ओपेक है। इसके बाद जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, आप IAS IPS ऑफिसर्स का जब प्रमोशन करते हैं तो उनका एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, जब आप पार्लियामेंटेरियन को इलेक्शन करते हैं तो उनका मैनिफेस्टो देखते हैं, लेकिन जजेस के अपॉइंटमेंट के टाइम पर उनका ऐसा क्यों नहीं देखा जाता कोई ब्यौरा कि कितने केस डील किए, कितने दिन एब्सेंट थे, क्या किया क्या नहीं किया? सारा ओपेक मैटर है, RTI भी अलाउ नहीं है उससे, इवन उसके अंदर। देन इसके अलावा गवर्नमेंट की साइड से क्या दिक्कत है कि कॉलेजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन को टाल कर रखते हैं वो। इससे क्या हो जाता है, वैकेंसी पड़ी रहती है कोर्ट के अंदर, डिले होता है, पेंडेंसी होती है, ट्रायल और अंडर ट्रायल के जो कन्विक्ट है मिक्सर आपस में मिक्स हो जाते हैं, और अगेन डिले हो जाता है जस्टिस। इसके बाद एग्जीक्यूटिव का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस ही नहीं है कि जजेस कैसे बनाए जाएंगे। तो ये क्या करता है, ये चेक्स एंड बैलेंसेस को हटाता है। तो होना क्या चाहिए कि गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा सजेशंस फॉर कॉलेजियम सिस्टम, तो क्या क्या सजेशंस एंड व्हाट मूव शुड बी टेकन टू करेक्ट द कॉलेजियम सिस्टम? तो लो कमीशन की जो रिपोर्ट है, लो कमीशन जो है वो बार बार रिपोर्ट देता रहता है। इन्होंने बोला है कि सीक द रिकंसिडरेशन ऑफ 3 जजमेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, एन एक्ट टू रिस्टोर द प्री एमिनेंस ऑफ CGI एंड पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू मेक अपॉइंटमेंट। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और बात वही है कि अभी ऐसा हुआ है तो क्या हुआ है, अभी यही हुआ है कि लो कमीशन जो है, लो मिनिस्ट्री जो है, पहले उसके पास भेजो कॉलेजियम की रिकमेंडेशन, क्योंकि उसके अंदर भी जो ऑफिसर्स बैठे हैं, जो लॉयर्स बैठे हैं, वो भी आपकी रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे कि आपने क्या क्रेडेंशियल्स के ऊपर जज का नाम लेकर आया, क्या उनके बैकग्राउंड है, और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी जब वो उनको डिसाइड करेंगे कि अपॉइंट करना है नहीं करवाना है। देन सजेशंस फॉर कॉलेजियम सिस्टम, तो इसमें क्या है, आप रिटायरमेंट एज के अंदर डिस्पैरिटी को हटाइए। हाई कोर्ट के अंदर 62 साल है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 65 साल है,
तो आई थिंक दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट थिंग, अगर है भी तो क्या दिक्कत है। मतलब आप लोग भी बता सकते हैं, अगर 62 और 65 साल का डिफरेंस है तो दिक्कत उसे मुझे नहीं लगता कुछ होती होगी। देन एडवाइजरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करिए जिसके अंदर एमिनेंट जूरिस्ट होंगे, नालसा एनएलयू के जो चेयर पर्सन है वो होने चाहिए, और विल इंटरव्यू ओनली द कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय द एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, यानी जो एडवाइजरी बॉडी होती है वही जिनको वही रिकमेंड करेगी, खाली उनका ही इंटरव्यू होना चाहिए, उन्हीं को जज के लिए आगे जाना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा क्या क्वालिफिकेशन है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। इसके बाद जो है आप जो है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए, आपने हाई कोर्ट में जज बने होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आप 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन क्या ये मेरिट है? दिस इज नॉट अ मेरिट। देन एप्लीकेशन को प्रोसेस होना चाहिए सो द इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई, ओपन टू एवरीवन होना चाहिए। इसमें हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनका भी एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए कि वी आल्सो वांट टू अप्लाई फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज। आप जिनको कॉलेजियम में लेकर, कॉलेजियम जिनके रिकमेंड कर रहे हैं उनसे ज्यादा क्रेडेंशियल मेरे हैं, उनसे ज्यादा केसेस मैंने सॉल्व किए, तो ऐसा भी होना चाहिए। और देयर शुड बी सम कूलिंग ऑफ पीरियड। तो कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होना चाहिए कि रिटायरमेंट होने के कुछ साल बाद तक, 2 से 3 साल तक आप कुछ भी नहीं करने चाहिए। अभी क्या होता है, अगर हम एग्जाम्पल हम आप देखें, हमारे यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट के तीसरे नंबर के जज वो रिटायर हुए, और आज के टाइम पर वो नेशनल कमीशन के चेयरपर्सन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एग्जैक्ट एकदम से 1 महीने के अंदर अंदर। तो ये जो चीज है ये क्या करती है? ये करती है अफेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स अफेक्टिंग प्री रिटायरमेंट जजमेंट इन द जुडिशरी। तो ये क्रिटिसिज्म है, ये एक डेंट है जुडिशरी के ऊपर। तो एग्जीक्यूटिव को बचना चाहिए ये काम करने से कि एकदम से इनकी अपॉइंटमेंट ना करे, 2 से 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि मैं अगर गवर्नमेंट की हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से मैं जजमेंट दूं, तो मुझे रिटायरमेंट होते ही एक नया डेजिग्नेशन मिलेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संभालने को मिलेगी। तो इसमें जो है आपके नेटिव इंटरेस्ट, आपके जो नेव इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं पनपेंगे, तो वो जुडिशरी के अंदर जो जस्टिस है उसको कहीं ना कहीं हैम्पर करेंगे। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए कॉलेजियम के अंदर। आरटीआई एक्ट को आना चाहिए। आरटीआई एक्ट क्यों नहीं है? तो उसको आना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है जुडिशरी के अंदर? होनी चाहिए। इसके बाद हमने देखा 7 जजेस, यहाँ बात कर चुके हैं जजेस किस तरीके से पढ़ाए गए। दिस इज सम फैक्चुअल नॉलेज जो आप लोग देख सकते हैं बाद में, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्क्रॉल, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, तो ये क्या प्रोसेस, ये प्रोसेस की बात करता है कि सीनियर मोस्ट जज होने चाहिए, फिट होने चाहिए, इनकेपेसिटी नहीं होनी चाहिए, मिसबिहेवियर उनका प्रूव नहीं होना चाहिए। लॉ मिनिस्ट्री रिकमेंड करती है आउटगोइंग सीजीआई, मतलब आउटगोइंग सीजीआई जो है वो रिकमेंड करे लॉ मिनिस्ट्री को कि आने वाले कौन हो सकते हैं मेरे बाद, कौन कॉम्पिटेंट इनफ है। और अगर ऐसा कोई डाउट हो जाता है तो सीनियर मोस्ट जज की जो है रिकमेंडेशन भी ली जाती है। ये सारा मैटर जो है आर्टिकल 124 क्लोज 2 के अंदर कंसल्ट है, पहले ही आर्टिकल के अंदर इतनी चीजें बताई गई। और जब सीजीआई रिकमेंड करते हैं तो लॉ मिनिस्ट्री, ये अभी नए प्रोसीजर है, ये नया मेमोरेंडम है जो कि अभी हमने पहले चर्चा की कि लॉ मिनिस्ट्री ये रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर को देती है, और तब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है। संकल चंद सेठ केस, यहाँ पर बोला गया कंसल्टेशन इज मैंडेटरी बट नॉट बाइंडिंग। तो आज के टाइम पर भी यही है कि कंसल्टेशन मैंडेटरी तो है लेकिन बाइंडिंग नहीं। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ केस, यहाँ पर देखा गया कंसल्टेशन बाइंडिंग नहीं है, और सुप्रीमेसी ऑफ सीजीआई इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, यानी कंसल्टेशन जब आप करते हैं तो कॉलेजियम के अंदर सुप्रीमेसी होनी चाहिए सीजीआई की, लेकिन अगर सुप्रीमेसी होगी तो भी दिक्कत है। तो इसके बारे में क्या बोला गया है? इसके बारे में ऐसा बोला गया है कि अगर आप यूनैनिमस कंसल्टेशन देंगे कोलेजियम के तौर पर लॉ मिनिस्ट्री को, प्रेसिडेंट को, तो ही मानी जाएगी। अगर उनमें से एक जज ने भी मना कर दिया तो आपका कोलेजियम दोबारा रिकमेंड करो, हमें नहीं पता, सबके सब सहमत होने चाहिए। ऐसा नहीं है सीजीआई कुछ कह रहे हैं और उनके 2 जज कुछ कह रहे हैं और 2 जज कुछ कह रहे हैं, हम, ऐसा नहीं होगा। देयर शुड बी यूनैनिमस डिसीजन। इसके बाद नीड फॉर नेशनल जुडिशियल कमीशन, जो हमने देखा 2014 में आया, और एक्ट
एक्ट से आया, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो क्या जरूरत थी? तो इसकी सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनकी अपॉइंटमेंट में जो कंटेंशन होता है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपस में लड़ते रहते हैं कि ओपेकनेस है। वो कहते हैं कि नहीं, आपसे ज्यादा ओपेक तो कोई हो ही नहीं सकता, पार्लियामेंट से ज्यादा तो हम तो फिर भी बहुत ओपेक है, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं। तो पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में आपस में ये इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल टसल, लड़ाई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल टसल चलता रहता है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल को अपहोल्ड करने के लिए, गुड गवर्नेंस देने के लिए ये जरूरी है कि जुडिशरी को इस तरीके की कंट्रोवर्सी से बाहर आना चाहिए। देन इफेक्टिव पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं कहती है कि पार्लियामेंट का ही रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो, पार्लियामेंट के क्रेडेंशियल चेक हो। डेमोक्रेसी ये कहती है कि जस्टिस हर ऑर्गन के अंदर होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो जुडिशरी। और इसीलिए दिस इज माय पर्सनल व्यू दैट जुडिशरी शुड नॉट बिकम एंटीथेटिकल ऑफ दिस मूव, कि वो मना करते हैं कि हमारे ओपेकनेस नहीं है, उनके यहाँ भी ओपेकनेस है। तो देयर शुड बी members from the executive, from the government side into the collegium, because it will lead to less opaqueness as far as the judges appointment is concerned. तो आप लोग अपने कमेंट दे सकते हैं। देन देयर इज अ नीड फॉर इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, आरटीआई भी नहीं लग रहा है, कोलेजियम सिस्टम में भी जज ही रहेंगे, सारी चीजें भी जज ही डिसाइड करेंगे। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो तो मेंटेन हो रहा है, लेकिन जो डेमोक्रेसी के एसेंशियल प्रिंसिपल है वो इंश्योर नहीं हो। और इसीलिए हम देखते हैं आज के टाइम पर डिपेंडेंसी ऑफ केसेस है, करप्शन है, जो कि हमने बात भी की किस तरीके से रैम्पेंट वर्ड भी हमने यूज किया होता है। और फिर पार्लियामेंट में मजबूर होकर डिले करती है अपॉइंटमेंट। एनजेएसी, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जो चेयरमैन थे एम वेंकट चालिया, 2001 के अंदर ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इस कमीशन ने हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन की बारीकी से पढ़ी। क्यों पढ़ी? इन्होंने देखा कि इतने साल होने के बाद ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने चेंज है क्या वो सही है, क्या और चेंज लाने की जरूरत है। तो एम वेंकट चालिया जी इसके प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, जिन्होंने इस कमीशन को पढ़ा। और इसके अंदर इन्होंने बोला कि जुडिशियल कमीशन आना चाहिए जिसके अंदर चेयरमैन सीबीआई बन जाए, 2 सीनियर मोस्ट जज हो सुप्रीम कोर्ट के, और लॉ मिनिस्टर तो कम से कम हो, और 1